नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज चर्चा सिर्फ उस मुद्दे की जो कल, मुद्दा नहीं कहना चाहिए उसको, घटनाक्रम की, जो कल घटित हुआ। देश ने देखा कि कल पंजाब में किस तरह से एक बड़ी साजिश रची गई। ये साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं थी, ये साजिश देश के खिलाफ थी। देश को नुकसान पहुंचाने की, देश को क्षति पहुंचाने की, देश की जनता को क्षति पहुंचाने की, देश के जनमानस के साथ खिलवाड़ करने की बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था। साजिशकर्ता कौन है, ये जांच के बाद सामने आएगा। हालांकि पहली नज़र में साफ दिखता है कि साजिश में लापरवाही के लिए कम से कम पंजाब सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी, पंजाब के गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। साजिश इतनी गहरी थी कि उससे देश की सुरक्षा एजेंसियां भी भांप नहीं पाई। जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये सब समय तय करेगा, जांच तय करेगी। लेकिन कोई बच नहीं पाएंगे जिम्मेदारी से। इस जिम्मेदारी से ना तो राज्य की सुरक्षा एजेंसियां बचेंगी और ना ही केंद्र की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस पर भी सवाल उठने स्वाभाविक है कि ठीक है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए जो नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो 3 लेयर सुरक्षा होती है, उसका पूरी तरह से अनदेखी की गई। जानकारियों को जानबूझकर लीक किया गया या उसको ठीक से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, जानकारी गोपनीय नहीं रखी गई। इसके लिए राज्य की सुरक्षा एजेंसियां, राज्य की पुलिस तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है ही। लेकिन देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी? उन्हें मालूम नहीं था कि पंजाब में 13 किसान संगठन आंदोलनरत है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों का कोई अंदाज नहीं था। आखिर कैसे अचानक वो उस रास्ते पर आ गए जो रास्ता गोपनीय रखा गया था, जो गोपनीय होता है प्रधानमंत्री का रास्ता, उस पर वहाँ आकर बैठ गए। प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रोटोकॉल में से बहुत ही बुनियादी बात है कि अगर वो हवाई यात्रा करते हैं तब भी नज़दीकी बड़े एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक एक सड़क को बड़े ही खुफिया तरीके से चाक चौबंद करके रखा जाता है। ये बात सही है कि सूचना लीक हुई। ये सूचना अनायास लीक नहीं हुई, सूचना लीक की गई। किन लोगों ने की है, कौन षड्यंत्रकारी है, किसका क्या कनेक्शन है, क्या कोई कनेक्शन बाहरी भी है, इन सब चीज़ों की जांच बहुत जरूरी है। उस संदर्भ में, उस पंजाब में जिसने एक बहुत लंबा रक्त रंजित इतिहास देखा है, आतंकवाद को झेला है, पंजाब की देशभक्त सिख कौम पर तमाम तरह के उस दौर में लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद पंजाब ने आतंकवाद को पराजित किया, पंजाब की जनता ने पराजित किया। ये सब जानते हैं कि वो आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित था। जो कुछ पंजाब में हुआ 80 और 90 के दशक में, लगभग 20 साल तक पंजाब में एक तरह से खून की होली खेली जाती थी। लगातार आतंकवादी घटनाएं होती थी। उस आतंकवादी घटनाओं ने, उस घटनाक्रम ने क्या क्या नहीं नुकसान पहुंचाया, देश ने क्या क्या कीमत नहीं चुकाई। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जान गंवानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को कौन भूल सकता है? क्या ये कांग्रेस भूल गई है? क्या देश भूल गया है? हमारे एक जनरल एएस वैद्य रिटायरमेंट के कुछ ही महीने बाद उनकी हत्या हुई, आतंकवादियों ने हत्या कर दी जनरल वैद्य की। जनरल वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कमांड किया था। पंजाब के
मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री थे, सरदार बेअंत सिंह 1995 में पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। मानव बम के एक आतंकवादी घटना में उनको उड़ा दिया गया, उनके साथ 18 अन्य लोग मारे गए थे। एक कार मानव बम लेकर वहां पहुंची उनके काफिले के पास और विस्फोट हो गया। उस पंजाब में जो नए नए तरीके से आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, उस पंजाब में प्रधानमंत्री का कल दौरा था। कोई साधारण बात नहीं है। और दौरा भी कहाँ था? पाकिस्तान की सीमा पर था। जिस जगह वो जा रहे थे हुसैनीवाला में, वो उस घटना स्थल से पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 10 किलोमीटर था। ये सभी जानते हैं कि जो वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरा उस रूट पर उन जगह पर होता है जहां रोड पर जंगल होता है, जहां रोड पर पुलियां होती हैं, नदी के पुल होते हैं या फ्लाईओवर होते हैं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नक्सलवादी क्षेत्र में हुई हो, वो जंगलों में हुई हैं, या जितने भी अम्बुश लगाए गए हैं, घात लगाकर हमले हुए हैं, वो पुलियों के पास हुए हैं, नदियों पर हुए हैं या फ्लाईओवर पर होते हैं। क्योंकि वहाँ अपराधियों को, षड्यंत्रकर्ताओं को, साजिशकर्ताओं को, आतंकवादियों को छिपने की जगह होती है। प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर ही फंसे थे। ये साजिश है कि प्रधानमंत्री को ऐसी जगह फंसाया जाए जो सर्वाधिक संवेदनशील थी। ये भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे और नरेंद्र मोदी सुरक्षित बठिंडा के एयरपोर्ट तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री को कोई क्षति नहीं हुई, हम ये कहेंगे देश को कोई क्षति नहीं हुई। अगर जरा सी भी कोई बात होती, छोटी सी भी बात होती, तो क्या हो सकता था? उसमें पूरे पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा तो होता ही। पूरे पंजाब में क्या होता? प्रधानमंत्री के पास तक अगर कोई भी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी पहुंच जाता, किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो जाती, तो उनकी तो एसपीजी सुरक्षा बहुत चाक चौबंद थी ही, कुछ भी घटनाक्रम हो सकता था। ऐसे में पंजाब तो जल उठता एक बार फिर, और जब जल उठता तो ये पूरा जो लोग षड्यंत्रकारी थे उनके मंसूबे साफ पूरे हो जाते। कई बार कोशिश की है इन्होंने कि पंजाब को जला दें। एक बार किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जब लाल किले पर चढ़कर और पुलिस पर हमले करके सब घटनाक्रम हुआ, उस समय भी यही साजिश थी कि पुलिस किसी तरह से गोली चला दे और पंजाब जल जाए। पुलिस ने संयम का परिचय दिया और यही पंजाब में था कि पुलिस या एसपीजी या कोई भी किसी तरह का सुरक्षा का जवान कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे, कुछ ऐसा हो ताकि पंजाब भड़क जाए, सिख भड़क जाए। सिख एक देशभक्त कौम है, सिख राष्ट्रवादी कौम है, सिखों की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन षड्यंत्रकारी तो अपना षड्यंत्र करने, मंसूबे अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। वे पंजाब को बदनाम करके, पंजाब को जला करके अपने देश के बाहर बैठे आकाओं को, जो रिमोट से घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं और रिमोट से लोगों को गाइड करते हैं, ऐसे लोगों के मंसूबे कल सफल हो जाते हैं। पंजाब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है और हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटनाक्रम ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में, या ये ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी का है उसके अलावा अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? हालांकि ये एक राजनीतिक शिष्टाचार भी होता है और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होती है कि प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, मुख्यमंत्री किसी भी दल का हो, सुरक्षा नियमों के अनुसार होगी, सुरक्षा जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार होगी। लेकिन चन्नी ने जो किया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन ही नहीं उठा रहे, आखिर क्या सोचकर बैठे हुए थे? साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश थी। हम भूले नहीं हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो पंजाब से ही आई हुई कुछ महिलाएं नारा लगा रही थी। हालांकि वो पूरे पंजाब का मन नहीं था, पूरे पंजाब की या पंजाब के सारे सिखों की भावना नहीं थी, वो कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के भेजी हुई थी।
जो नारा लगा रही थी कि हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ये नारा लगा था, ये सुना है, टीवी पर सुना है, ये सब वीडियो में देखा है, ये सब रिकॉर्डेड है। आंदोलन में भिंडरावाला के पोस्टर भी लगे थे। तो आखिर षड्यंत्र तो बहुत गहरा है, षड्यंत्र कोई छोटा नहीं है। षड्यंत्र कहाँ से चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है कि कनाडा से चल रहा है, ये सब जो हो रहा है कि किस तरह से पंजाब को अशांत किया जाए, किस तरह से पंजाब में की शांति भंग की जाए। इस मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ट्वीट है बहुत सही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर थे प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो विफल हो गए सुरक्षा देने। उनकी बात एकदम सही है और एक मत से सब लोगों ने कहा है इस बात को। पंजाब बहुत संवेदनशील स्थिति में है। जो मुद्दा 1980 के दशक में पाकिस्तान मंसूबे से शुरू किया गया था, पाकिस्तान ने मंसूबे पाले थे, वो पूरा नहीं हुआ। देश की जनता ने उसको विफल कर दिया, पंजाब की जनता ने विफल कर दिया, पंजाब की सिख और हिंदू एकता ने विफल कर दिया। पंजाब के उन अधिकारियों ने जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ KPS गिल ने और तमाम ऐसे वहाँ के अधिकारियों ने साहस का परिचय देते हुए, निष्पक्षता का परिचय देते हुए, देशभक्ति का परिचय देते हुए पंजाब की एकता, देश की एकता को अखंडित बनाए रखने में योगदान किया। आखिर आज फिर वही मंसूबे शायद फिर से उठा रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्र तो कनाडा से रचा गया था। 2019 में कनाडा में बैठे कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था, एक योजना बनाई थी, रेफरेंडम 2020। उनका अभियान था कि 2020 में एक बड़ा रेफरेंडम करना है पंजाब में, लेकिन कोरोना के कारण वो लोग कर नहीं पाए थे, कोरोना कर्फ्यू से और कोरोना के तमाम मामलों से। लेकिन वो मंसूबा उनका कहीं ना कहीं सिर उठाता जरूर है। पता नहीं किस रूप में वो उसको अंजाम देना चाहते हैं, पता नहीं किससे उसका लिंक हो। इन सारी चीज़ों की जांच जरूरी है। पंजाब बहुत संवेदनशील स्थिति में रहा है। बहुत बड़ा प्लान था देश में 1971 के युद्ध के बाद, जो इंदिरा गांधी के सूझबूझ से, इंदिरा गांधी के साहस से जीता गया था। पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बना राष्ट्र था, भारत के टुकड़े करके बना था, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उस आघात के बाद पाकिस्तान ने एक रणनीति बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन टोपाक। उसको ऑपरेशन टोपाक भी बोलते हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ऑपरेशन जो बदला ले सके भारत से। 1971 का बदला लेने के लिए ऑपरेशन टोपाक बनाया गया। जनरल जियाउल हक के समय में, जनरल जियाउल हक तानाशाह थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, उनके ज़माने में बना था। ये ऑपरेशन था भारत में ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देना, भारत के कुछ हिस्से को उससे अलग करना, धार्मिक भावनाएं भड़काकर पंजाब में अलगाववाद तैयार करना। लेकिन वो विफल हो गया। उसको देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, भारतीय सेना ने, भारतीय पुलिस ने, सरकार ने उसका मुकाबला किया और ऑपरेशन टोपाक फेल हुआ। लेकिन ऑपरेशन टोपाक की जो नींव है और जो ऑपरेशन टोपाक की जो अवधारणा है जो पाकिस्तान ने रची हुई, उस पर ISI आज भी काम कर रही है। इसलिए बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत है। कांग्रेस कुछ भी करे, नरेंद्र मोदी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन देश के खिलाफ कुछ ना करे। कांग्रेस प्रतिद्वंदी बने, मुद्दों पर उठ के आए, लेकिन दुश्मनी ना करे। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी की और उनसे नहीं की, उन्होंने देश से दुश्मनी की। देश ने देख लिया है कल, और देश देख रहा है, देश फैसला भी करेगा।
जो लोग षड्यंत्र करके आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी और खोई जमीन वापस पाना चाहते हैं, वो इन षड्यंत्रों से सफल नहीं होंगे। देश का जनमानस अपने प्रधानमंत्री के साथ है, राष्ट्र के साथ है और सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार है। इसलिए ये मंसूबे कल विफल हुए और देश के साथ भगवान भी है, ईश्वर भारत के साथ है, हमारे साथ है। हम आध्यात्मिक हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते, तो भारत का भी कोई अहित नहीं होगा। समय संवाद में आज इतना ही। बहुत अतिरेक की भावनाओं में या आक्रोश में आने की भी आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने ये चूक की है उन्हें समय अपने आप सजा देगा। नमस्कार। समय संवाद में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ, किसी खास विषय पर चर्चा के साथ।